ऑलराइट दोस्तों, तो स्टॉप मोशन करने में मज़ा आया। बेसिकली हमने अभी माया को भी अगर इस्तेमाल किया है तो उसको एक स्टॉप मोशन टेक्निक, स्टॉप मोशन टूल की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम शुरू में चाहते हैं कि हमारा अप्रोच एनिमेशन की तरफ बदले। हम अभी तक या जिन्होंने कंप्यूटर की स्टडी की हुई है उनको ऐसा लगता है जैसे एनिमेशन कुछ कंप्यूटर की हुई चीज़ है। इन एक्सरसाइजेज से हम पहले तो ये नोशन बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं कि एनिमेशन वो है जो आर्टिस्ट फ्रेम बाय फ्रेम क्रिएट करता है। जैसे पेंटर एक एक कोना खुद पेंट करता है ना, वैसे एनिमेशन आर्टिस्ट एक एक फ्रेम को खुद बनाते हैं। कुछ भी कंप्यूटर का बना बनाया जो है उनको हजम नहीं होता। दे टेक फुल कंट्रोल ऑफ इट। ठीक है, अब हम अगली स्टेज पे हम धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। अभी तक हम स्टॉप मोशन की तरह चल रहे थे, माया में भी हमने स्टॉप मोशन किया एक तरह से। हमने धीरे धीरे अब माया को इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि अगर सही तरीके से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाए तो ये इससे अच्छे फ्रेंड्स, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से अच्छा फ्रेंड एक एनिमेटर के लिए कोई नहीं हो सकता। ये श्यामस क्लियर ने बहुत पहले बोल दिया था, जब लोगों को लग रहा था कि ये कंप्यूटर एनिमेटर्स का, आर्टिस्ट का दुश्मन है। उसने बोला था ऐसा नहीं है, अगर इसको इस्तेमाल ठीक से करना सीखे आर्टिस्ट तो इससे बड़ी पावर नहीं हो सकती। तो अभी हम धीरे धीरे माया की पावर को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। उस स्टेज में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्री का बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है वो अब हम बात करते हैं, जिसको की फ्रेम आर्टिस्ट, इन बिटवीन आर्टिस्ट के तौर पे जाना जाता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हम बोलते हैं जी ये की फ्रेम आर्टिस्ट है, ये की फ्रेम्स हैं, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये इन बिटवीन्स हैं। उसको हम बहुत जनरल तरीके से बात करते हैं। तुम्हारे को इसके ऊपर बुक्स मिल जाएंगी, मैं रेफ़र कर दूंगा जिन जिन बुक्स में इसके ऊपर लिटरेचर है या कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन अभी हम बहुत ही आम भाषा में एक बात करते हैं इस चीज़ पे कि की फ्रेमिंग क्या होती है, इन बिटवीनिंग क्या होती है। देखो, जब बिल्कुल शुरुआत हुई एनिमेशन की वैसे ही हुई जैसे तुमने अभी की, कि तुम हर एक फ्रेम को क्रिएट कर रहे हो, उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, फिर सारे फ्रेम्स को इकट्ठा प्ले कर रहे हो और वो एक चलती हुई चीज़ दिख रही है। तो इसी तरह से एनिमेशन शुरू हुई, जब एक पेंटर ने, जो ड्राइंग आर्टिस्ट है वो ड्राइंग करने की क्षमता रखता है। जब साथ में कैमरा और ये फिल्म्स इन्वेंट हुई तो ये रिसर्च हुई कि ओके, अगर मल्टीपल ड्राइंग्स ड्रॉ की जाएँ, उनको शूट कर लिया जाए और प्ले किया जाए तो वो अगर ठीक से आपस में कनेक्टेड हैं यूजिंग प्रिंसिपल्स तो लगेगा कि वो चल रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी ड्राइंग्स एक ही बंदा कर रहा होता है ना। अब ये ड्राइंग करते करते एक चीज़ सामने आई कि कुछ इम्पॉर्टेंट ड्राइंग्स हैं, कुछ उन इम्पॉर्टेंट ड्राइंग्स के बीच की ड्राइंग्स हैं। तो जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ड्राइंग्स हैं उनको की फ्रेम्स बोलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ सिर्फ एक्सट्रीम्स की फ्रेम्स होते हैं एकदम स्टोरी टेलिंग पोजेस, उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि एक सीन है उसमें कुछ ही की फ्रेम्स होंगे जो एकदम डिफाइन कर रहे होंगे उस शॉट को, उस सीन को। लेकिन एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम्स हैं जो, मान लो एक सिंपल बॉल है, बॉल मान लो मूव कर रही है ऊपर नीचे, तो जब वो मोड़ काटती है, जब वो टर्न लेती है, वो उसका एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पोजीशन है। मान लो यहाँ से ऊपर गई, ऊपर से नीचे गई, नीचे से ऊपर गई, तो नीचे वाला एक्सट्रीम है, ऊपर वाला एक्सट्रीम है। जहाँ से मोड़ काट रही है ना वो एक्सट्रीम है। तो अभी हमने जो कार की एक्सरसाइज की उसमें स्टार्टिंग पोज एक्सट्रीम है, एंडिंग पोज एक्सट्रीम है, राइट? तो दो ही एक्सट्रीम्स हैं, बाकी उसकी बीच की ड्राइंग्स है। अभी हम बड़ी सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, यही एग्जांपल्स एक कैरेक्टर पे भी लागू होती है। तो जब कैरेक्टर्स मूव करते हैं तो उनमें जब उनकी पोजीशंस टर्न लेती हैं, मेजर बॉडी पोर्शंस टर्न लेते हैं, वो एक्सट्रीम्स हैं। तो देखा गया प्रोडक्शन करते हुए कि जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, जो बहुत अच्छी आर्ट रखता है, तो वो देखा गया कि उसको जब हम लगाते हैं तो दिन में वो इतनी ड्राइंग्स करता है। तो उन्होंने देखा कि अगर ये जो टैलेंटेड ड्राइंग आर्टिस्ट है इसको हम सिर्फ बोले तो एक्सट्रीम्स बना और उसके नीचे के असिस्टेंट को डाल दें कि असिस्टेंट जो है वो इन बिटवीन्स बनाए, जो एक्सट्रीम्स बने हुए हैं उसके बीच की ड्राइंग्स असिस्टेंट करे, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और उसी क्वालिटी की होगी जिस क्वालिटी की वो टैलेंटेड आर्टिस्ट कर सकता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन पाइपलाइंस बननी शुरू हुई कि जो हाई
टैलेंट वाले आर्टिस्ट है वो सिर्फ एक्सट्रीम्स बना रहे हैं, या फिर उससे भी जो सिलेक्टेड आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ कीज़ बना रहे हैं, जिसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीम्स को ही हम समझ रहे हैं, एक्सट्रीम्स और इन बिटवीन्स को। तो जो हाई टैलेंट वाले आर्टिस्ट हैं उनको बोला कि जी एक्सट्रीम्स बनाओ। अभी समझ लो कि उनको बोला जाए कि बॉल की पोजीशंस डिफाइन करो कि यहाँ से यहाँ जाएगी, वे यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, और इन बिटवीन वाले को बोल दिया जाए कि तू बीच के बना। तो उसको बीच के बनाने के लिए बताना पड़ेगा असिस्टेंट को कि भाई इसके बीच में ड्राइंग्स कैसे पोजीशन करनी है। इसके लिए कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ लैडर। लैडर अभी सीधी भाषा में ऐसा समझो कि कुछ वैसा ही है जैसा तुमने पाथ के ऊपर डॉट्स लगाई थी। अभी तुमने पाथ बनाया ना, अभी लेफ़्ट से राइट को चलाया तो लेफ़्ट में एक एक्सट्रीम थी, राइट में एक एक्सट्रीम था, बीच में तुमने शुरू में डॉट्स लगाई ना कि मैं यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ रखूँगा, फिर यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा। समझ लो कि अगर तुम एक्सट्रीम्स बनाने वाले, तुम की फ्रेम आर्टिस्ट हो, तुम मेन एनिमेटर हो, तो तुमने सिर्फ स्टार्टिंग ड्राइंग बनानी थी और एंडिंग ड्राइंग बनानी थी कार की, बीच में डॉट्स लगानी थी और पूरा का पूरा असिस्टेंट को दे देना था, तो वो बीच के बनाता रहता। समझ में आया? तो हम असिस्टेंट को उस प्लानिंग वाली चीज़ से बताते हैं कि भैया इसको देख के तुम इन बिटवीन बना दो। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है कि अभी तुम्हारा जो असिस्टेंट है ना वो माया सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर है, ये तुम्हारा असिस्टेंट है, नौकर है तुम्हारे नीचे काम करता है। तुम हो की फ्रेम आर्टिस्ट, तुम हो एक्सट्रीम बनाने वाले। तो यही वाली जो अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज की है ना, सिर्फ कार को चलाने वाली, ये अभी तक हमने ऐसे किए हैं कि हम ही असिस्टेंट हैं। तो हमें पता चला कि हमें कितनी दिक्कत होती है, हर एक फ्रेम पे जा के हम बनाते हैं, फिर क्लिक करते हैं, या माया में एक फ्रेम पे जा के हम उसको सेट की करते हैं, फिर उसको प्ले करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम धीरे धीरे माया को इस्तेमाल करने वाले हैं। माया हमारा इन बिटवीनर है, असिस्टेंट है। तो हम इतनी तकलीफ नहीं लेंगे कि बीच के 25 कीज़ हम बनाएं, बीच की कीज़ हम लगाएं, एक्सट्रीम्स यानी कि बीच की सारी ड्राइंग्स हम यूज़ करें, हम बनाएं। हम सिर्फ पहली ड्राइंग बनाएंगे और लास्ट ड्राइंग बनाएंगे। बीच का सारा काम माया करेगा। ठीक है, माया तैयार है, बोलता है मेरे को दो, मैं तो हुई असिस्टेंट, पैदा ही असिस्टेंट हुआ, तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ काम। लेकिन अब पंगा क्या है? पंगा ये है कि भैया उसको बताएं कैसे कि बीच में प्लेसिंग करनी कैसे है। दूसरे इंसान को तो हम डॉट्स लगा के बता देते ना, तुमने डॉट्स लगाई थी कि यहाँ पे स्लो आउट होगा, यहाँ पे धीरे होगी, यहाँ तेज़ होगी, यहाँ धीरे होगी, तो तुमने डॉट्स लगा के बता दिया। लेकिन माया को कौन सी डॉट्स लगा के बताओगे? इस बेचारे को तो डॉट्स का पता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल गाय है, ये सारी बातें ना बड़ी टेक्निकल तरीके से समझता है, पैदाइशी इंजीनियर है ये, तो इसको हमें टेक्निकली समझाना पड़ेगा। तो ये जो अगली चीज़ है ना जिसकी अब हम बात करने वाले हैं, वो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। वो एक्चुअल में ये माया को बताने के लिए कि भाई तू इसकी इन बिटवीनिंग कैसे कर, बीच में इसकी टाइमिंग एंड स्पेसिंग कैसे कर, कहाँ स्लो इन कर, कहाँ स्लो आउट कर, कहाँ दूर स्पेस कर, कहाँ पास स्पेस कर। इसको डॉट्स लगा के नहीं बताया जा सकता, इसको ग्राफ से समझाना पड़ता है। इसको ग्राफ की भाषा समझ में आती है। ग्राफ हमारी मैथ्स की, फिजिक्स की भाषा है, इसको वो समझ में आती है। तो उससे हम इसको ये बताते हैं कि कहाँ पे तेज़ हो रहा है, कहाँ धीरे हो रहा है। तो इसको समझाने के लिए अब हमारे को थोड़ी सी मुसीबत लेनी पड़ेगी। हमें पहले खुद वो भाषा रिवाइज करनी पड़ेगी। हमें मोस्टली आती है, स्कूल टाइम में हमने सीखी हुई है, तो सिर्फ उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार हमको वो भाषा आ गई तो भाई हम इसको समझाने के लायक हो जाएंगे माया को, और इसको समझाने लायक हो गए तो हम तो फिर उस्ताद हैं। हम सिर्फ कीज़ बनाया करेंगे, मेन बीच का काम दिया करेंगे माया को। माया बैठ के सारी इन बिटवीन, चाहे वो 20 फ्रेम है, जितने भी फ्रेम है, वो तुम्हारे लिए किया करेगा। और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है, तो अगली बात अभी हम करते हैं। ऑलराइट, ओके दोस्तों, चलो थोड़ा बहुत ग्राफ का ज्ञान लेते हैं। एक काम करते हैं, ये हमने सिंपल सा एक ग्राफ लिया। हम याद करते हैं कि हमें स्कूल टाइम में फिज़िक्स या मैथ्स में हमने बेसिकली ग्राफ की सबसे बेसिक चीज़ क्या सीखी थी। हम वहीं से शुरू करेंगे
उसको याद करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है, उसमें दो एक्सिस होते हैं। ये जो हमारा एक नीचे का एक्सिस है, एक ऊपर का एक्सिस है, इसको अलग अलग नाम देते रहते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अभी हम कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो ए दे दिया नीचे का, ऊपर का दे दिया बी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ग्राफ प्लॉट क्यों होता है? जब हमने किन्हीं दो वैल्यूज़ का आपस में रिश्ता बनाना हो ना, कि भैया तुम्हारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे की तो उसकी हाइट बढ़ती है, तो दो का अगर रिलेशन बनाना हो तो ग्राफ के थ्रू बनाया जा सकता है कि भैया जब 1 साल का होता है तो उसकी इतनी हाइट होती है, 2 साल का होता है तो इतनी हाइट होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हाइट बढ़ती है, और थोड़ी देर बाद जब एज एक तरफ पहुंच जाती है तो फिर हाइट बढ़नी कम हो जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है ना। इस तरह के दो वैल्यूज़ के जब रिश्ते बनाने हों, चाहे मैथ्स में चाहे फिज़िक्स में या कहीं पे भी, तो ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटे तौर पे अगर हम बोलें कि ए और बी है, वो कुछ भी है, मान लो ए जी मान लो, जैसे अभी मेरे को माइंड में आ गया कि जी जो है ए की वैल्यू जब 1 पॉइंट होती है तो बी की वैल्यू भी 1 पॉइंट बढ़ती है, मान लो ये सिचुएशन है। तो क्या किया जाता है नॉर्मल दुनिया में, जैसे जैसे ए बढ़ रहा है, एक तरह से इस तरह का आइडिया लेते हुए हम पॉइंट्स प्लॉट करते रहते हैं कि हर एक ए वैल्यू बढ़ने से बी की वैल्यू बढ़ रही है। मैं अभी वो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो देखो ये सीध से मैंने यहाँ पे, इसकी सीध पे यहाँ पे मैंने इस तरह से पॉइंट लगाने शुरू किए, तो हर एक बढ़ने के साथ बी की वैल्यू उतनी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, एक सीधी लाइन क्रिएट हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, अभी मैं कहता हूँ कि जी सिचुएशन क्या है कि ए की वैल्यू अगर एक बढ़ती है तो जी बी की वैल्यू आधी बढ़ती है। तो ए की वैल्यू बढ़ रही है 1 यूनिट, तो बी की वैल्यू आधी बढ़ रही है। तो यही हुआ ना, ए की वैल्यू 1 बढ़ी, बी की वैल्यू आधी बढ़ी, ऐसे कुछ था। फिर एक और बढ़ी तो बी की वैल्यू आधी और बढ़ी, तो यहाँ जब आया तो बी की वैल्यू यहाँ आई। ऐसे ही अगला जब यहाँ पे आया तो फिर आधी बढ़ी। समझ रहे हो ना मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, इस तरह से प्लॉट कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू बढ़ी, फिर बी की आधी बढ़ी, तो यहाँ पॉइंट बन गया। फिर ए की बढ़ी, फिर बी की आधी बढ़ी, फिर यहाँ बन गया। तो अभी भी सीधी लाइन बन रही है, लेकिन स्लोप वो कम है। इसका मतलब है नीचा स्लोप है, तो ए की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, बी की वैल्यू कम बढ़ रही है। हम अंदाज़न थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम अभी बातें करके थोड़ी जान पहचान याद कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता था ग्राफ का, ए की वैल्यू के साथ बी की वैल्यू का मतलब क्या होता था। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ए की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है एक और बी की वैल्यू बड़ी कम बढ़ रही है, तो इस तरह का ग्राफ पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो सीधा होगा लेकिन स्लांटिंग होगा, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, अगर मैं बोलूँ कि जी ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ बी की वैल्यू डबल होती है, यानी कि ए की वैल्यू अगर इतनी 1 यूनिट बढ़ी तो बी की वैल्यू 2 यूनिट्स बढ़ी, तो ए की वैल्यू यहाँ पहुँची तो बी की वैल्यू यहाँ पहुँची। देखो प्लॉटिंग कर रहा हूँ सिंपल, तो ए की वैल्यू और बढ़ी तो बी की वैल्यू 2 बढ़ी। तो क्या हो रहा है, देखो अभी भी ग्राफ बन रहा है, लेकिन अब ग्राफ का स्लोप बड़ा सीधा है। तो जब ए के साथ बी की वैल्यू बड़ी तेज़ बढ़ रही है तो सीधा ग्राफ चला जा रहा है। अब यही वाली बातें हम ए और बी की जगह ना टाइम और डिस्टेंस के साथ करके देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम मुद्दे पे आ रहे हैं। हम कहते हैं जी कि ए बी नहीं भाई, मुझे नीचे चाहिए टाइम और ऊपर चाहिए डिस्टेंस। तो मैं इन दोनों का रिश्ता बनाना चाहता हूँ आपस में, कि टाइम अगर 1 सेकंड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस मीटर्स में समझ लो, चलो कुछ भी यूनिट ले लो, कि टाइम अगर 1 सेकंड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस 1 मीटर बढ़ रहा है। टाइम अगर
2 सेकंड हुआ तो 2 मीटर, क्योंकि यही वाली भाषा से हम उधर माया को वो समझाएंगे कि कैसे स्लो इन स्लो आउट करना है। जो हम इंसान को तो डॉट्स लगा के समझा देते हैं, लेकिन ये है मशीन, इस मशीन को हम ग्राफ के थ्रू समझाएंगे। तो लो जी, अब वही वाली एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं कि टाइम जो है वो बड़ा 1 यूनिट मान लो। ऑलराइट, तो हम कहते हैं कि जी टाइम जब 1 सेकेंड बढ़ता है, अभी हम एग्जैक्ट वो फ्रेम्स वाली काउंटिंग नहीं कर रहे जो तुम्हारी एक्चुअल कार वाली है, हम एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि चलो जी हम मानते हैं कि जैसे ही 1 सेकेंड टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस जो है वो कार 1 मीटर ट्रेवल करती है। पहला सेकेंड यहाँ बीता, पहला सेकेंड बीता और जी कार 1 मीटर बढ़ गई। तो अगर उन्हें प्लॉट करना हो तो हम इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा सेकेंड बीता तो 2 मीटर बढ़ गई, तीसरा सेकेंड बीता तो 3 मीटर बढ़ गई। इसका मतलब हर सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि वो कांस्टेंट स्पीड पे चली जा रही है, कांस्टेंट स्पीड, एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चले जा रही है। और स्पीड किस तरह की है, 1 सेकेंड में 1 मीटर। अब हम कहते हैं जी कि वो ना 1 सेकेंड जब बीतता है तो बड़ी धीरे है, आधा मीटर चलती है सिर्फ। तो 1 सेकेंड बीता और वो आधा मीटर भी ट्रेवल किया, फिर अगला सेकेंड बीतता तो फिर आधा, फिर अगला सेकेंड बीता फिर आधा। तो अभी तुम्हें क्या दिख रहा है कि स्लोप बैठा हुआ है, बैठा हुआ मतलब वो धीरे चल रही है। और अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड जैसे ही बीतता है तो वो 2 मीटर ट्रेवल करती है, और अगला सेकेंड बीतता है तो और 2 मीटर ट्रेवल करती है, अगला सेकेंड बीता और 2। तो देखो स्लोप कैसे जा रही है। इसका मतलब जैसे स्पीड तेज़ होती है तो स्लोप ऐसे हो जाता है, क्योंकि टाइम जैसे बीत रहा है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रेवल हो रहा है, और अगर टाइम बीत रहा है और डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल हो रहा है तो स्लोप बहुत बैठ जाती है ना। तो हमें धीरे धीरे क्या समझ में आ रहा है इस भाषा में कि अगर नीचे वाला जो एक्सिस है उसकी वैल्यू के साथ जो ऊपर वाली एक्सिस है उसकी वैल्यू y समझ लो उसको, y की वैल्यू कम बढ़ रही हो तो स्लोप बैठा होता है। अगर x के साथ y की वैल्यू बहुत तेज़ बढ़ रही हो तो स्लोप बहुत खड़ा होता है। तो अगर हमने दिखाना है कार बहुत तेज़ जा रही है तो ऐसा स्लोप होगा, धीरे जा रही है तो ऐसा होगा। अगर हमने कहना हो मैंने कि भैया सेकंड बीते जा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, तो 1 था तो 1 ही रह रहा है, तो ऐसा हो जाएगा, सीधी लाइन हो जाएगी ऐसे ही। सिर्फ क्या हो रहा है कि सेकंड बीते जा रहे हैं, टाइम बीता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। अब इतनी बात करने के बाद जो टाइमिंग और स्पेसिंग तुम वहाँ डॉट्स में डिफाइन कर पा रहे थे, अब तुमने अगर वही कंप्यूटर को इस भाषा में बताना हो तो तुम बता सकते हो। मैं थोड़े से क्लू दूंगा, नहीं तो आंसर मिल जाएंगे, तुम असाइनमेंट करोगे नहीं, तुम एंजॉय करोगे। तो मैं सिंपल सा क्लू दे देता हूँ कि इसका मतलब है कि अगर हमने दिखाना है कि कार कांस्टेंट स्पीड पे चले जा रही है और उसने आगे जाके ब्रेक मारी, अभी तक क्या हो रहा था, स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, ए और बी वैल्यूज़ में भी जो रिश्ता था वही चले जा रहा था। अब मैं रिश्ता चेंज करने वाला हूँ कि पहले रिश्ता चल रहा था कांस्टेंट, बाद में जाके चेंज हो गया। जैसे बच्चे की उम्र का साथ होता है कि हाइट पहले तो बढ़े जा रही है, बाद में उम्र बढ़ने के बाद हाइट बढ़ी नहीं रही। तो मैं कहता हूँ जी कार चले जा रही थी कांस्टेंट स्पीड पे, तो देखो समझते हैं कि जी 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, ऐसे हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, 1 सेकंड में 1 मीटर तो कि आसानी से हम प्लॉट कर पाएँ, कुछ भी हो सकती है स्पीड। तो मान लो ये चले जा रही थी, ठीक है, हर 1 सेकंड के बाद 1 मीटर चले जा रहा था, कांस्टेंट स्पीड चले जा रही थी, चले जा रही है। अब मैं बोलता हूँ जी भैया जी ने लगा दी ब्रेक। ब्रेक लगाने का मतलब है कि अब अगले सेकंड में डिस्टेंस थोड़ा, ये जो अगला सेकंड है जो यहाँ तक तो 1 मीटर जा रही थी, लेकिन अगले सेकंड में 1 मीटर नहीं गई, थोड़ी सी कम हो गई।
फिर अगले सेकंड में थोड़ी और कम हो गई, फिर अगले सेकंड में थोड़ी और कम हो गई। तो मतलब है अगर वो इस तरह की शेप ले ले ग्राफ, तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि उसने ब्रेक मारी है ना। देखो अगर सीधी होगी तो मतलब अब वो खड़ी हुई है, तो अगर ऐसे सीधी चली जा रही थी तो कांस्टेंट जा रही थी, जैसे ये मोड़ कटना शुरू हुआ ग्राफ तो मतलब है ब्रेक लगनी शुरू हुई, धीरे धीरे डिस्टेंस का चेंज होने का रफ्तार कम हो गई। तो जैसे जैसे नीचे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस कम बढ़ रहा है, और जब ये सीधी होगी तो मतलब डिस्टेंस फ्लैट हो गया, राइट है। इतना क्लू काफ़ी है यार, इससे ज़्यादा बताना तो रोंडी है, ठीक है। तो ये सुनने के बाद अब आराम से वो नोट पढ़ो यार अंग्रेज़ी में, और ये एक्सरसाइजेस करो 5 तरह की, फटाक से हो जाएंगी। पहले रफ़ कागज़ में करो, मेरे को सबमिट करना, अगर ओके होगी तो फिर उसको ग्राफ पेपर पे करेंगे हम, एकदम फाइनल करके मेरे को सबमिट करना, तो हम आगे निकलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।